सामने नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और बहरहाल जिसका इंतज़ार था वो शाकार आ गया। वो जो कहते हैं ना, तो 30 जून 2023 को पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल पर एक मुआहदा हो गया, जिसके तहत पाकिस्तान को तवक्कुआत से कुछ ज़्यादा यानी $3 अरब मिलेंगे। ये एक नया मुआहदा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को की जो माशी सूरत हाल है उससे उसको एक रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आवाम के लिए इसमें क्या है, क्योंकि आवाम को इससे क्या इम्पैक्ट होगा, इस पे भी हवाले से बात करेंगे। क्योंकि जो इत्तलात हैं वो तो यही हैं कि जो IMF की शराइत को मानते मानते जो 215 अरब के मजीद टैक्सेस लगाए, उससे आवाम की आने वाले दिनों में मजीद चीखें निकलेंगी। लेकिन बात अफसोस की यहाँ पर यह है कि IMF के मुआहदे के बाद पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में जो IMF के कर्जों में चौथे नंबर पर आ गया है, जिसने पाकिस्तान यानी जिसने IMF से सबसे ज़्यादा कर्जे लिए। और ये देखा जाए तो अफसोस की बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इस पर शादियाने भी बजाए जा रहे हैं और इस पर मुबारकबादें भी वसूल की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारी ज़रूरत थी, ये पाकिस्तान की ज़रूरत थी। आगे क्या होगा ज़रा इस पर खुलकर आज गुफ्तगू करेंगे। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर FBR सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं। शब्बर जैदी साहब, फाइनली जो 3 अरब का पैकेज जो कि IMF का था, पाकिस्तान को उसकी शिद्दत से ज़रूरत भी थी और ये स्टाफ लेवल जो मुआहदा था वो तय पा गया। क्या कितना बड़ा ये रिलीफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और उसके साथ साथ बाद में बात कर लेंगे अवाम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2-3 चीज़ें हमें इस बारे में क्लियर करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो 2.5 बिलियन रुपीज़ है, ये हमारे पिछले प्रोग्राम में ही आना था। ये आप टेक्निकली ये डिले है और डिले होने के बाद ये आया है, मगर बहैसियत पाकिस्तानी रियासत के जो हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, उसके लिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी और हमें कुछ बेहतरी नज़र आएगी अपनी आगे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को हल करने में। मगर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की जो पेमेंट्स की पोजीशन है 2024 की, उसके तमाम मसाइल हल हो गए हैं या पाकिस्तान की मसाइल को हल करने का कोई हमें बहुत सीधा रास्ता मिल गया है, तो वो पाकिस्तान की मईशत के बारे में सही नहीं जानता। तो इस तीसरी बात ये है, वो ये है कि IMF की जिन प्रिस्क्रिप्शन के साथ IMF का प्रोग्राम आया है, वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात में पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात डालेगा। मैं इसको ये नहीं कह रहा, मैं तो शायद पाकिस्तान का वाहिद आदमी था जो ये कह रहा था कि सिवाय IMF के आपके पास कोई चॉइस नहीं है और आप प्लान B के बारे में बेकार की बातें नहीं करें। मगर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने दी है, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन पे हम अमल करेंगे और हम प्रिस्क्रिप्शन जिस तरह हम अमल करते रहे हैं, अगर उस तरह अमल करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। मैं आपको इसकी वाज़ेह मिसाल देता हूँ। देखिए, IMF ये कहता है कि आप टैक्स बढ़ाएं। IMF ये नहीं कहता कि आप उन्हीं लोगों पर टैक्स लगाएं जिन्होंने ऑलरेडी टैक्स देना है। तो हम ये करते हैं कि हम उन्हीं लोगों पर टैक्स लगा देते हैं जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, और जो नहीं दे रहे वो एज इट इज हैं। तो अगर ये पोजीशन रहती है तो इसको हम बोलते हैं डबल जेपार्डी, कि पाकिस्तान की मईशत भी तबाह होगी और पाकिस्तान का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो यही कि पाकिस्तान हमेशा 21-22 प्रोग्रामों में नाकाम रहा है, और जो हमें ट्रेंड नजर आता है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को चलाने वालों का और पाकिस्तान की पॉलिसी का, ये सिस्टम भी आगे जाके तबाही की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान को 24-25 में निहायत फाइनेंशियल मुश्किलात है आगे, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा रे ऑफ होप नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, तो क्या अगला रोड मैप होना चाहिए, ये भी मैं आपसे बात करूंगी। पाकिस्तान के जो आपने बात की, असल में ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी। पाकिस्तान जो टैक्सेस की बात होती है, तो क्या वजह है शब्बर जैदी साहब कि पाकिस्तान की जो भी हुकूमत हो वो बजाय इसके कि टैक्स नेटवर्क में इजाफा करे, मजीद उन लोगों को इंडक्ट करे जो अभी तक टैक्स नेटवर्क में नहीं है, जो टैक्स नेटवर्क में ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, जो सैलरीड क्लास है, उसमें मजीद टैक्सेस लगा देना। क्या आपको लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है, और क्या ऐसी मुश्किलात हैं कि टैक्स नेटवर्क में इजाफा नहीं हो पाता? देखिए, जब तक हमारे पास खाने के पैसे थे ना, घर में दाने थे, तो हम ये इस किस्म की अयाशियाँ कर रहे थे
कि जो टैक्स है जो नहीं दे रहे वो नहीं दें और पाकिस्तान चलता रहेगा। मगर अब हम जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, हमारे अब दाने मुक गए हैं, तो अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर रिटेलर्स टैक्स नहीं देंगे, आड़ती टैक्स नहीं देंगे, एग्रीकल्चरिस्ट टैक्स नहीं देंगे, रियल एस्टेट वाला टैक्स नहीं देगा, तो फिर पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम हो या BMF प्रोग्राम हो और CMF प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम पाकिस्तान को माशी तबाही से नहीं बचा सकता। और ये मैं एज ए फॉर्मर चेयरमैन FBR कह रहा हूँ कि इस टैक्स नहीं देने में कोई कसूर FBR की एनफोर्समेंट का नहीं है, वो इसके सिर्फ हिस्सेदार हैं। इसमें पाकिस्तान के जो बुनियादी प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान के स्टेट को चलाने के बुनियादी प्लेयर्स हैं, जो कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट है और जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कभी पाकिस्तान के अंदर टैक्स के निज़ाम को सही करने में मदद नहीं दी है। मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान के टैक्स का सर्वे कराया था, मगर वो उसको पब्लिक में लाकर रिकॉर्ड नहीं कर सके। वो माशाल्लाह गवर्नमेंट थी, तो माशाल्लाह गवर्नमेंट भी ये काम नहीं करना चाहती थी या नहीं कर सकी। जब मैंने इस वक्त मैं यही पूछना चाह रही थी कि आप खुद चेयरमैन रहे FBR के, टैक्स नेटवर्क में इजाफा क्यों नहीं होता? ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स हैं उन पे मजीद टैक्स इम्पोज क्यों किए जाते हैं? नहीं, मैंने कहा ना आपको, मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि ये इशू एनफोर्समेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का या किसी आदमी के अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन FBR का नहीं है। पाकिस्तान की रियासत के जो चलाने वाले हैं, जो पाकिस्तान की रियासत का फैसला करने वाले हैं, वो इस मामले में सीरियस नहीं है। और वो इस मामले को इतनी अहमियत नहीं देते, तो वो ठीक है, अब वो उनकी अपनी सोच है, मगर कुछ अरसे बाद उन्हें पता लग जाएगा और पता लग रहा है कि अब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो ये मेरे लिए तो कोई, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उस जगह पर आएँ जो हम उनको समझा रहे हैं, मगर उनकी आंखें बंद हैं। अब कुछ अरसे में खुलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा मसला। अच्छा सर, अभी आपने जो और टैक्सेस की बात की है कि सबको टैक्स देना पड़ेगा, एक तो मेरा आपसे सवाल है कि जब ये बात करते हैं ना कि फाइलर और नॉन फाइलर, ये अभी मैं एक जगह पे शायद खाका नबासी साहब को सुन रही थी, वो बड़ा इसका मुज़िका खेज वो बात कर रहे थे कि नॉन फाइलर क्या कैटेगरी है। मतलब अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 10,000 ज़्यादा पे कर दें, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप इतना टैक्स कर दें, अगर आप फाइलर हैं। ये नॉन फाइलर पे जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं है? कब डेवलप करेंगे कि देयर इज नो कैटेगरी ऑफ नॉन फाइलर्स? देखिए मेरी बात सुने, ये सारी बेकार की बातें हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब को अब याद आ रहा है, ये पिछले 40 साल से मैं कह रहा हूँ। मुझे ये बता देना, मुझे बड़ी सिंपल सी बात है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। आप जाकर एल्फिंस्टन स्ट्रीट पर और अब्दुल्ला हारून रोड पर, लाहौर की लिबर्टी मार्केट में, लाहौर के पिंडी के राजा बाजार में पूछ लें कि दुकान वाला कितना टैक्स देता है। फिर आपको सामने, अब ये फाइलर नॉन फाइलर, ये घुमाना, बिजली के बिल पे करना, ये करना वो करना, ये सारी बेकार की बातें हैं। इन सारी बातों से कोई मकसद नहीं है। ये कौम को लाल बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। ये कौम नहीं सही तरीके से चलती रही है, कभी भी नहीं चली है। तो अगर ये इस तरह चलते रहेंगे तो तबाही इनका मुकद्दर है, जो सबके सामने आ रहा है। तो अगर ये समझते हैं कि वो 2 बिलियन का 3 बिलियन का कर्ज लेकर इन्होंने कोई तीर बाढ़ लिया है, तो ठीक है, इनकी मर्जी है, सोचते रहें। मगर पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल इन हालात में कोई खुशगवार मुझे आगे नज़र नहीं आ रहा है। सर, आपने खुद बताया कि टैक्स नेटवर्क में हमें इजाफा करना है अगर हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन लॉन्ग टर्म लेके सही चलना है। खुद आपने जिन कैटेगरीज का जिक्र किया उनमें एक एग्रीकल्चर भी है, लेकिन हमारे यहाँ अगर एग्रीकल्चर टैक्स की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि एक टैबू है। देखिए, मैं थोड़ी सी गलतफहमी आज पाकिस्तान के अवाम की सही करना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स नहीं है, वो गलत कहते हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा हुआ है और उसका कानून बिल्कुल ठीक है। मैं सिंध का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ, मुझे पता है। मैंने पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे भी टैक्स दिया है। यहाँ आप एक बात एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को समझने की कोशिश करें। एग्रीकल्चर में 2 लोग होते हैं शामिल। एक एग्रीकल्चर में वो होता है जो कोई फसल उगाता है और बेचता है, और एक दरमियान में आड़ती और दरमियान में मिडल मैन होता है, और एक कंज्यूमर होता है। मेरी जो स्टडी पाकिस्तान की इकोनॉमी की कह रही है, वो ये कहती है कि एग्रीकल्चरिस्ट जो है, जो उगा रहा है, उसके पास आमदनी ज़्यादा नहीं है, और वो एग्रीकल्चर टैक्स अगर आप रिसीव भी करेंगे और कर रहे हैं तो वो बड़ा मिनिमल सा होगा। पाकिस्तान की तमाम जो बदमाशी, गुंडागर्दी, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, एवरीथिंग
इस एग्रीकल्चर इकोनॉमी की आड़ती के रोल में है। पाकिस्तान इन लोगों के माफिया के हाथ में फंसा हुआ है। और मैं आज एक बड़ी तल्ख बात कहना चाहता हूँ, इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान की मूवमेंट चलाई थी, क्योंकि ये हिंदू बनिया को रिप्लेस कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने पाकिस्तान को 47 से लेकर आज तक होस्टेज बनाया हुआ है। आप मुझे बताएं कि सब्जी लाहौर में किस भाव मिलती है और वो किस भाव चूनिया में या रायबंद में पैदा होती है। दरमियान में 10 to 20 टाइम्स का फर्क है। ये जो माफिया दरमियान में बैठा है, ये माफिया पाकिस्तान का सियासतदान है, ये माफिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक है, ये माफिया पाकिस्तान के हर बदमाश के साथ लिंक है। और इन्होंने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को, सियासत को, पाकिस्तान के सिस्टम को होस्टेज बनाया हुआ है। ये कैश पे डील करते हैं, ये मनी लेंडर हैं, ये हवाले वाले काम, ये हर वो काम करते हैं जो मईशत के लिए नुकसानदेह है। और ये पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह है। आप मुझे बताएं कि आप मुल्क में कितना कितना गोश्त खर्च होता है, कितना दूध खर्च होता है। आप बताएं, अभी आपने अरबों 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 खरबों की कुर्बानी की है। जो लोग कुर्बानी का जानवर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बड़े पैमाने पर, किसी ने एक पैसा टैक्स दिया है? तो ये कौन सी इबादत हो रही है हराम के पैसे की? तो ये नादिया साहिबा, ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये बेकार की बातें हैं, कि ये बेकार की बात है। आप मुझे बताएं, अभी हमने पता नहीं 30-35 लाख लोगों को हज पे भेज दिया। आप जरा उनसे पूछे कितने लोग ऐसे ऐसे पैसे से हज पे गए हैं जिन्होंने टैक्स दिया है। तो हम ये बातें जो करते हैं टैक्स की और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की और पाकिस्तान में टैक्स बेस बढ़ाने की, ये सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं और ये सारे पाकिस्तान के माहौल में ये इररेलेवेंट है। इस्लामाबाद में कोई आदमी इसको सही करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप इस बात को क्यों नहीं समझती? ठीक है, सजाई सी बात है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और विल नहीं होगी तो वे नहीं होगा। अच्छा सर, अभी जो आपने खुद जिक्र किया कि आईएमएफ ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया, यानी अभी जो मिनी बजट आया, इसमें भी 215 अरब के नए टैक्सेस लग गए। पहले जो बजट आया था, फाइनेंस बिल आया था, उसमें ऑलरेडी 400 कुछ अरब के टैक्सेस थे। कुल मिला के जो आगे पीछे तादाद की जा रही है कि तकरीबन 1100 अरब के नए टैक्सेस, कितना इम्पैक्ट होगा आम आवाम पर और महंगाई की शरह कितना ज़्यादा इस पर जंप करेगी? देखिए, बात ये है कि जिस मैंने कल किसी प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि टैक्स कितना टैक्स कलेक्ट करना है, ये क्या पाकिस्तान के किसी इकोनॉमिस्ट के हाथ में है? अब तो हमारी पोजीशन ये आ गई है कि हमें ये कहा जाता है कि आपने 9,800 या 9,600 या 9,500 टैक्स कलेक्ट करना है। वो ये नहीं देखते कि हम कलेक्ट कर भी सकेंगे, किससे कलेक्ट करेंगे। तो वो एक फिगर, बॉटम लाइन फिगर दे देते हैं, हम उसको पूरा कर देते हैं। तो अब जिस वक्त हमने ये एग्रीमेंट किया है और जिस तरह से हमने ये एग्रीमेंट किया है, उसमें ये बात करना कि किसको बोझ पड़ेगा, किसको बोझ नहीं पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये बेकार की बात है ना। तो अब तो मेरा तो सजेशन ये है कि आईएमएफ वाले, राइटली सो, आईएमएफ वाले अपना बजट लिख दें, हम जाके साइन करते हैं। असेंबली में क्यों लेके जाते हैं हम इसको? मतलब कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि बात ये है कि जब हमारे हाथ में पॉलिसी हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम क्यों उसके बारे में बहस करते हैं और हम लोग इस बारे में क्यों अपना टाइम जाएगा। और मगर इस पर कसूर आईएमएफ का नहीं है, वो उनको तो अमाउंट चाहिए ना, 9,400 या 9,500। अब वो आपसे कहते हैं कि अपना सिस्टम सही कर लें, आपसे सही नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो? यही कर सकते हैं कि ठीक है जो आप बता रहे हैं 9,800, हम 9,800 करने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने 7,500 कहा था, हमने 7,500 नहीं किया, 400 का शॉर्टफॉल आ गया। अब इस साल भी यही होगा, हम 9,800 कह देंगे, बाद में 9,200-300 हो जाएगा, हम आगे चलते रहेंगे। ये तो हमारी किस्मत में लिखा है कि हम इस तरह चलेंगे। मगर ये रियासत इस तरह चल नहीं सकती। अब दिन पूरे हो गए हैं उन लोगों के जो समझते हैं कि ये रियासत इसी शक्ल में चलती रहेगी। ये रियासत जरूर बाकी रहेगी, मगर रियासत अपनी शक्ल तब्दील करके चलेगी। अब अच्छा, वो रियासत की तब्दील शुदा शक्ल क्या होगी ये मैं आपसे बाद में पूछूंगी, लेकिन एक चीज़ ये पूछें कि ठीक मतलब पूछना ये चाह रही हूँ कि ये जो 3 अरब डॉलर का जो पैकेज है, इसमें यकीनन पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो दोस्त ममालिक से हमारी मदद आनी थी और वो कहते कि जी पहले आईएमएफ से आपकी डील हो जाए, वहाँ से आ जाए, फिर हम मदद कर देंगे, वहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं तो मैं 2021 से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। आप उस डिफॉल्ट को
टेम्परेरी इंजेक्शन लगा लगा कर उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मगर ये आप रियलाइज नहीं कर रहे कि ये मरीज आगे जाके मर रहा है अगर इसकी केमोथेरेपी या सर्जरी नहीं हुई। तो आपने 3 मिलियन का इंजेक्शन लगा के आप ये कर सकते हैं कि शायद इसको 6 महीने की जिंदगी दे देंगे, फिर आप इसको 3 महीने की जिंदगी दे देंगे, मगर ये आप क्यों रियलाइज नहीं कर रहे कि इस मरीज के लिए सर्जरी या कीमोथेरेपी जरूरी है। वो आप करना नहीं चाहते, और वो आपको सिर्फ उस शक्ल में मिल सकती है जब अपनी डेट की रिफाइलिंग करें और अपने रहने सहने के और अपने काम करने के तरीके तब्दील कर लें, जो कि मुझे इस सियासी माहौल में, खास तौर पर इस सियासी माहौल में और इस समाजी माहौल में होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम बैठ के दुबई में पोस्टें बांट रहे हैं कि तुम्हारी गवर्नमेंट कैसे होगी और तुम्हारी गवर्नमेंट कैसे होगी और कौन वज़ीर आज़म बनेगा, मगर मैं आज आपकी प्रोग्राम में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि जो बंदा अगले 23 पे इलेक्शन जीत 23 पे इलेक्शन जीत कर आएगा, उससे ज़्यादा बदकिस्मत पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होगा, क्योंकि इतनी तबाही उसको इकोनॉमी मिलने वाली है कि पब्लिक उनकी तबीयत साफ कर देगी। अच्छा शब्बर जैदी साहब, एक आखिरी सवाल है, वो ये कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इकॉनमी को बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे डील करें, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे ना छोड़ें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह चार्टर ऑफ इकॉनमी हो और उसके लिए बिल्कुल एक अलग टीम हो, हुकूमतों से भी डर आने जाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं हो, एक सस्टेन पॉलिसी अपनाई जाए? देखिए, मैं इस बात का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि पॉलिटिक्स सेकेंडरी होती है, इकोनॉमी प्राइमरी होती है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप फरिश्तों की गवर्नमेंट भी ले आएँ तो वो भी पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल को हल नहीं कर सकती। अगर आप और कितनी मर्जी स्टेबल गवर्नमेंट ले आएँ, वो नहीं कर सकती जब तक आप अपने माशी बुनियादी फैसलों को तब्दील नहीं करेंगे। और तो इसलिए ये पॉलिटिक्स की मैं ये बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान की माशी जो इनस्टेबिलिटी है उसकी वजह पॉलिटिकल टर्मोइल है। पाकिस्तान का माशी बुनियाद जो है वो उसकी वजह ये नहीं है, और इकोनॉमी टर्मोइल में है। और ये पॉलिटिशियन, तो मैं बार बार कहता हूँ, ये इररिलेवेंट लोग हैं इस इकोनॉमिक सेंस में। ओके, थैंक यू वेरी मच शब्बर जैदी साहब आपके टाइम का। मुख्तसरन ये कि हम वो वाली कौम है कि हमें रोज़ उड़ना है और हमने रोज़ पानी निकालना है, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है। हम टैक्स नेटवर्क में इजाफा करने के बजाय जो ऑलरेडी सैलरी क्लास टैक्स दे रही है उस पर हम मज़ीद बोझ डाल देते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान तरीन तरीक़ा है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बड़ी ज़रूरत है। शब्बर जैदी साहब जैसे और दीगर लोग इस बात से अग्री भी करते हैं कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का अब काम नहीं है और उनके बस का काम नहीं है, तो ज़रूरत है कि इसको इससे हट कर बाकायदा तौर पर संजीदगी के साथ कोई इसका सोल्यूशन निकाला जाए। बहरहाल ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से आप आती हूँ। जिस तरह से अभी शब्बर जैदी साहब भी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में होगा क्या, पाकिस्तान कैसा होगा, उसके फैसले कभी लंदन में होते हैं, कभी दुबई में होते हैं। ये तुम रख लेना, ये मैं रख लूँगी, वो तुम्हें मिल जाएगा, ये उसको मिल जाएगा, ये हमारी बदकिस्मती नहीं है तो क्या है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन पर गुफ्तगू करते हैं। जिन्हें से प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो पॉलिटिकल आज हमारे गेस्ट हैं, पॉलिटिकल सीनियर एनालिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं अतहर काज़मी साहब और आमिर इलियास राना साहब। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और आज के वो 3 सवाल को एक मैं अपने नाजरीन से और मेहमानों से शेयर कर दूँ, जिसके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, लंदन प्लान के बाद दुबई प्लान के चर्चे क्या तय पाया। सवाल नंबर 2, इंतखाबात की तारीख की तरह नवाज शरीफ की वापसी भी ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल से जो 2-4, आखिर क्यों। और आखिरी सवाल है कि ईद के बाद बदलते हुए सियासी मंजरनामे पर सबकी नजरें, इसमें PTI का ऐसे में मुमकिन मुस्तकबिल क्या होगा। जो हमारे साथ शख्स गुफ्तगू करते हैं आमिर इलियास राना साहब। पहले से आपसे ज़रा बात करती हूँ कि ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है, या पाकिस्तान की किस्मत ही है ऐसी कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं होते। कभी वो लंदन प्लान की सूरत में हमारे सामने आते हैं और अब वो दुबई प्लान की सूरत में हमारे सामने आते हैं। सर, क्या ज़रूरत है हमारे आकाओं को दुबई जाके पाकिस्तान की आवाम की और पाकिस्तान के फैसले करने की, और ऐसे क्या फैसले हैं जो पाकिस्तान में नहीं हो सकते और क्यों? सवाल उठता है कि जी वो खुद तो आते नहीं और सबको बुला लेते हैं। अगर हम संजीदगी से सोचें तो ये गए क्यों थे, इन्हें भिजवाया क्यों गया था। अगर हम इस तरफ चले जाएंगे तो हम सारी बातों का हल भी निकाल लेंगे, सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और बड़ी क्लैरिटी के साथ मिल जाएंगे कि देखें, जब रजीम चेंज 16, 17 और 18 में हुई और जिस तरीके से नवाज शरीफ को साबिक वजीर आजम की डिमांड पे न सिर्फ नाअहल किया बल्कि जेल की हवा भी खिलाई। फिर क्या हुआ, फिर मरियम नवाज उनकी बेटी
साथ सजा में भी गई, जमानत पे आई, टीवी पे नहीं आने दिया जाता। और साथ ही अभी आएगी आवाज कि जी देखें वो तो कन्विक्टेड थे इसलिए मना था। सियासतदान तो सियासतदान होता है, कन्विक्टेड है तो क्या हुआ, उसकी जमानत हुई थी ना, तो उसको टीवी पे आने से रोक दिया गया। मरियम नवाज सजा मुअत्तल कर दी गई थी, केस मौजूद था कि टीवी पे नहीं आ सकती आप, वो सोशल मीडिया पे अपनी कंपेन करती थी। आज अगर इनके साथ हो रहा है तो ये मकाफात अमल हो रहा है। इस पे भी सवाल आ जाता है, जवाब आ जाता है कि जी अगर वो गलत था तो आज तो गलत ना हो। भाई आपको तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी फरमाइश पे हुआ था सारे का सारा काम, कि पहले जेल डालो, फिर नाअहल करो, जेल डालो, मुझे इलेक्शन जिताओ, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। इलियास राना साहब, आमिर इलियास राना साहब, बड़ी माजरत, आपकी बातें शायद बिल्कुल आपका एक नुक्ता नज़र है, किसी को इख्तिलाफ हो सकता है, किसी कोई इसकी तायीद कर सकता है, बट माजरत के साथ साथ मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान के फैसले कभी लंदन में बैठ के और कभी दुबई में बैठ के चले। जी मुझे आपके सवाल का पता है और मैं उसी तरफ आ रहा था। ये बैकग्राउंड बता के देखिए, दुबई में वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तान से भी लोगों ने जाना है, उन्होंने आना है, और वो मैं आपको बता दूं कि वो परसों दुबई से जद्दा चले जाएंगे। वो कोई एक हफ्ता एक्सटेंड नहीं हुआ प्रोग्राम, अपने प्लान के मुताबिक 4 तारीख को वो जद्दा जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज दोनों। अच्छा, ये उन्होंने मीटिंग्स की किसके साथ की? अपनी हुकूमत के इत्तेहादी जमात के साथ की। हो सकता है जुलाई में आ जाए नवाज शरीफ, कोई इतना बड़ा लंबा अरसा नहीं है, अगस्त में आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके के साथ वन पेज ने मिल के निकाला उन्हें इस इक़्तिदार से, वो कोई जमहूरी तरीका नहीं था, वो बिल्कुल एक प्लान था कि इसको सजा देनी है और लाडले को लाना, ले आए। अब अगर वो दुबई में मीटिंग्स करते हैं तो मसला क्या है? उनकी पाकिस्तानियत पे कोई क्वेश्चन हो गया? बिल्कुल ठीक क्या हो गया अगर वहां बैठ के वो कर रहे हैं? क्या यहाँ से उन्होंने कोई सरकारी खजाना इस्तेमाल कर लिया है दुबई में बैठने के बाद, या वो अपने खर्चे पे बैठे हैं? अगर आसिफ अली जरदारी वहां जा रहे हैं तो क्या वो कौमी खजाने का खर्च करके जा रहे हैं या अपनी जाती जेब से जा रहे हैं? मरियम जा रही हैं या उनके जो लोग जाते हैं? क्या किसी ने बताया कि ये लीडर टिकट गए हैं? तो सियासतदान है, ये हमेशा से हमारे यहाँ वो साजिश वो नहीं हुई जो लंदन में उस वक्त ISI के नाम आए लोगों के, ज़हीरुल इस्लाम साहब का आया, कादरी साहब का आया, इमरान खान का आया, चौधरी परवेज इलाही का आया, जो उन्होंने लंदन प्लान किया और 2014 का धरना प्लान किया। अच्छा ठीक है, वो था लंदन प्लान। ठीक है, यानी हम एक कंपैरिजन आपके मुताबिक नहीं कर सकते, क्योंकि लंदन प्लान जो था वो गलत था, लेकिन दुबई में अगर बात हो रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अतर काज़मी साहब, अब ज़रा मुझे बताएं कि आखिर दुबई में जिस तरह से उन्होंने कहा कि ठीक है अगर वो दुबई में जाके कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान के किस्मत के फैसले पाकिस्तान में नहीं होते, उसे कहते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चले मान लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या तय हो क्या रहा है? खबरें आती हैं डर ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी अहम मुलाकातें, ये किस कैपेसिटी में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किससे अहम मुलाकातें हो रही हैं, क्या एजेंडे हैं, क्या तय पाया है, कुछ अवाम को खबर करेगा कोई? देखिए, होता ये कि जमहूरियत जो है दुनिया का सबसे आसान फहम तर्ज हुक्मरानी या तर्ज हुकूमत है, लेकिन जब जमहूरियत में से जमहूर को आप माइनस कर दें तो हर चीज़ पेचीदा हो जाती है। उसी तरह जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम पेचीदा हो गया, जिसको वोट पड़ेंगे वो जीत जाएगा जमहूरियत में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जमहूर तो बिल्कुल माइनस है। तो इस वजह से फिर कभी लंदन में प्लान बनते हैं, कभी दुबई में प्लान बनते हैं, और ये हमारी बदकिस्मती है। देखें, उन ममालिक के अंदर अगर पाकिस्तान के फैसले होंगे, ना सिर्फ ये वोटर की, अवाम की, एक तरह से उनके शऊर की, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स की तौहीन है, उसके साथ साथ ये सिक्योरिटी रिस्क भी है। क्या उन ममालिक में जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उन ममालिक की जो खुफिया एजेंसियां हैं मगरिब की, क्या वो फलाई इदारे हैं? वो नहीं नजर रखते होंगे कि पाकिस्तान का अगला फैसला क्या होने वाला है? काबीना यहाँ पे आई हुई है किसी तैनाती पे या किसी इलेक्शन पे, वो क्या कुछ कर रहे हैं? ये तो वो चीजें होती हैं जो काबीना के जो अरकान होते हैं वो भी हलफ लेके कहते हैं कि ये हम बाहर किसी से शेयर नहीं करेंगे, ये स्टेट सी। तो यहाँ पे अगर आप देख लें कि काबीना बैठी भी अपनी इकोनॉमी के हवाले से, दीगर मसाइल के हवाले से, कभी लंदन में बातें हो रही हैं, फिर निगरान वजीर आजम मुल्क का कौन होगा? ये देखिए, आप जरूर मिले, मुलाकातें सियासतदानों की होती हैं, लेकिन एक जोहरी ताकत का निगरान वजीर आजम कौन होगा, उसका फैसला दुबई में बैठ के हो? क्या इसमें आपको कुछ सिक्योरिटी मसाइल नजर नहीं आते? लेकिन अतर काज़मी साहब, जहां तक मेरी नाक़िस राय है, निगरान वज़ीर आज़म का फैसला तो अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के होना चाहिए था। जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपोजिशन लीडर के साथ बैठना चाहिए था, लीडर ऑफ द हाउस को। तो उनको तो वो ठीक है, जो भी है, जैसे भी है तो बहरहाल वो अपोजिशन लीडर, वो तो नहीं गए दुबई।
देखिए ऑपोजिशन लीडर तो वो कहते हैं ना, वो तो बिल्कुल हुकूमत के साथ बिल्कुल एक पेज पे हैं। पिछले दौरे हुकूमत में आपको अच्छा, वो भी एक पेज पे जी जी, पिछले दौरे हुकूमत में आपको एक पेज और हाइब्रिड निजाम का बहुत सारे दोस्त बार बार कहते हुए सुनते, आपने सुना होगा। इस दौर में तो देखिए, अगर एक पेज हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में कि ऑपोजिशन लीडर और हुकूमत एक पेज पे हैं, और वो सारे जो है वो कह रहे हैं ऑपोजिशन, जिस ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत के टिकट पे इलेक्शन लड़ना हो वो दुबई जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर माजी में किसी के साथ ज्यादती हुई है, वो तो आप तो ये इल्जाम लगाते थे ना कि किसी और ने ज्यादती की है, इमरान खान से या तहरीक इंसाफ से तो हमारा मुकाबला नहीं है। पर अब तो आपका दावा ये है ना कि ये जमहूरी जमातें हैं और हम बड़े बाइख्तियार हैं और सब कुछ हम फैसले खुद कर रहे हैं। तो अभी मियां साहब की वापसी में क्या रुकावट है? उस जमाने में मुझे तो पूछना है, रुकावट थी, अभी वो आ जाएं वापस। बाकी बात ये है कि इन्हीं जमातों ने इलेक्शंस लड़ने हैं, चाहे जिधर भी बैठ के ये फैसला करें। वोट तो पाकिस्तान की आवाम ने देने, और वो इलेक्शन वाले दिन फिर पता चलेगा वो किसको वोट। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ में। वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, क्योंकि बड़ी अनसर्टेनिटी है, कहा जा रहा है कि प्लान ए ये है कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो अगर इलेक्शन होने का फाइनल हो जाएगा तो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। प्लान बी ये है कि 2023 में इलेक्शन नहीं होंगे, और प्लान सी भी है जिसको मैं ना ही बात करूं, जिसमें तो अच्छा है शायद आपके इल्म में भी होगा। तो क्या इसमें हकीकत है? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इलेक्शन होने के कितने % चांसेस हैं 2023 में आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि अगर निगरान वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने लगाना है, जो कि जाहिर है लगाना है, और राजा रियाज साहब ने लगाना है, जो कि लगाना है, तो ये दोनों तो नहीं गए वहां पे दुबई में। ना शहबाज शरीफ गए और ना ही वो गए, और इनके जाते तब भी फर्क नहीं पड़ना था। और अदरवाइज ये आ जाएगा कि जिनको तो बता दिया जाएगा, इनको हुक्म दे दिया जाएगा, टेलीफोन पे हो जाएगा। तो पीटीआई को क्या जरूरत थी जी अब ये वॉक ओवर देने की, सारे का सारा रास्ता देने की, कि जनाब आप असेंबली छोड़ दें। आज उनके सारे साथी जाने वाले भी और जो मौजूद हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि सब कहते हैं कि आपको असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए थी, आपको 2 सूबाई असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी। तो अब लिहाजा अपनी बोए हुए को भुगते, क्योंकि आपने उसकी फसल को काटना है ना, जो आपने बोया है। आपने अपने ही 20 मुनर्रफीन के ऊपर छोड़ दी कि जी आप जो चाहें करें, आप बैठ जाते हैं असेंबली में। अब आप तड़पते हैं, भागते हैं, अब आपको वो वापस नहीं आने दे रहे। सियासत तो इसी चीज का नाम है ना, कि हर बंदा अपना मुफाद देखता है। वो कोई पीटीआई और इमरान खान के लिए तो नहीं दौड़ रहे थे कि जी आपके लिए सेज लगाएंगे, आपने सेरे बांधने हैं। दूल्हे आप बन चुके 18 में, आपके सारे लाड प्यार पूरे हो गए, सेम पेज। वो था असल, जब आपको हर गलती को कवर किया जाता था और फिर मीडिया से कहा जाता था 6 महीने नहीं बात करनी, 100 दिन नहीं बात करनी, आपने नहीं देखना। ये वो सारे काम थे जो इनके लिए लाड प्यार में किए गए थे। अब निगरान वजीर आजम का कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं है। निगरान वजीर आजम पीटीआई का इसलिए नहीं रहा, ये बाद में तड़पना उस शख्स का, खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी का, जिनको अपनी पार्टी ने सूबाई असेंबली का भी टिकट नहीं दिया। ये जो आज लोगों के ऊपर फप्तियां कस रहे हैं कि जी इतने वजीर आजम नून के अंदर हैं, इतने पीपल्स पार्टी के अंदर है। भाई पीटीआई में आपके औकात तो ये भी नहीं थी कि आपको सूबाई असेंबली का टिकट देके वो वजारत आला का चांस भी नहीं दे रहे थे आपकी पार्टी के हेड उस वक्त। और चूंकि वजीर आजम तो उन्होंने बनना था, लिहाजा आप तो 3 में ना थे न 13 में। आप अलम उठाएं, झंडा उठाएं, आप जो मर्जी करें, लेकिन नहीं रहता। अब आप आगे प्लान पे इलेक्शन है या नहीं है। आमिर इलियास साहब, एक सेकंड, आपने कहा जो 2014 या 2018 की आप बात कर रहे हैं कि मीडिया को इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि ये आपने करना है, फिर 100 दिन पे आपने बात नहीं की। सर इंस्ट्रक्शंस तो हर दौर में दी जाती है ना। वहाँ पर आप कहें कि पीटीआई के हक में इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, आज के दौर में उनके खिलाफ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, लेकिन चूंकि वो हमें सूट कर रही हैं या बहुत से को सूट कर रही हैं तो वो जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे ये तवक्को थी कि आप ये सवाल जरूर करेंगी। ये होनी चाहिए, ये बातें उस वक्त भी हम करते थे, हम आज भी करते हैं। और मैंने कोई एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब मैंने ये गुफ्तगू ना की और अपनी मर्जी से ना की हो। असल इशू वो होता है जिनको जो लोग सहाफत के नाम पे एजेंडा लेके चलते हैं, प्रॉब्लम आते हैं उनके नाम पे। हमें अपनी बात करनी है ना। मैं उस दौर में भी, खान साहब के दौर में, फवाद चौधरी ने 3 दफा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन को फोन किया कि जी ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये क्यों कर रहे हैं। मतलब वो हर तरह का मैसेज दिया, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं लिया। सर मैं तो बात करता रहा अपने प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में रेगुलर, मैंने कभी मिसिंग नहीं की कि मुझे क्या बात करनी है। मैं 100 दिन पे भी, 6 महीने पे भी मैसेजेस भी बुक थे, सब कुछ किया, लेकिन हमें अपना काम करना है। लिहाजा किसी को आज अच्छा लग रहा है या किसी को बुरा लग रहा है, मेरा उससे मकसद नहीं है। इशू ये है अगर वो डिलीवर कर लेते तो ये सारे कहीं नहीं होने थे, क्योंकि इनको तो एक मखसूस बयानी के तहत गंदा करने का प्लान बनाया था और हो गए खुद गंदे। तो फिर लाना पड़ा इनको, इसलिए लाना पड़ा कि जिस लाडले को लाए थे उससे चला नहीं। अब आप आ जाए इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन होने जा रहे हैं,
ये जिन लोगों के जहन में है कि मार्च में इलेक्शन होंगे, बहुत सारे लोग जिनकी बहुत सारी खबरें सच्ची भी हुई गलत भी हुई, उनके जहन में है कि इलेक्शन 23 में नहीं होगा। जी मैं इस बात में नहीं पढ़ता। मैं उस वक्त कहता था जब 30 अप्रैल की डेट आई और अतर काज़मी साहब कई प्रोग्रामों में हमारे साथ थे, और 14 मई की डेट आई, मैंने कहा नहीं होंगे, क्योंकि कुव्वत नाफज़ा इलेक्शन नहीं चाहती। ये सारे सुप्रीम कोर्ट, ये है जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट है तो करा लेती है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट, किसी ने रोका था? हम तो ये कह रहे थे कि जो हालात हैं वो इलेक्शन होने की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन हम अब अगली बात करेंगे जब 12-13 अगस्त आएगी या 8-9 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब पहले तोड़ देंगे ताकि इलेक्शन 90 दिन बाद हो, क्योंकि यही दो बातें हैं ना, या आप पूरी मुद्दत करें तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाए, और पूरी मुद्दत से एक दिन पहले असेंबली तोड़ दें तो 90 दिन पे जाएगा। और अब शेड्यूल उसने देना है जो आइन बनाने वालों की मंशा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन था। ये तो जनरल ज़िया-उल-हक थे जिन्होंने सदर मुमलिकत को यानी अपने आप को इख्तियार दे दिया था कि तारीख भी इलेक्शन की मैं दिया करूंगा। लेकिन ठीक है, मैं जरा इसी की कंटिन्यूटी, नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और प्लान बी सी जिनके पास होंगे वो उसको बयान कर दें। मैं तो इसके ऊपर बात करूंगा जी। अच्छा ठीक है, आपने बता दिया कि नवंबर में 12 अगस्त वाला ठीक है, आपने कहा नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अतर काज़मी साहब नवंबर में इलेक्शन उसी सूरत में होंगे जब असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत से पहले तोड़ दी जाएगी, चाहे 1 दिन पहले चाहे 10 दिन पहले। तो 60 दिन से 90 दिन में क्या हासिल हो जाएगा जो 60 दिन में नहीं हो सकेगा? वो 90 दिन की जो एक मजीद मोहलत है उसकी क्या जरूरत है? प्लस चले ठीक है, समझते होंगे कोई, बट व्हाट इज एग्जैक्टली प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी? आपकी नॉलेज में है ये बात? अच्छा, इसमें दो चीजें। पहली चीज तो ये है कि हुकूमती दोस्त और हमारे दोस्त भी अब बड़े आराम से ये कह देते हैं कि अगर असेंबली एक दिन भी पहले टूटे तो फिर 90 रोज में इंतखाबात करवाने, क्योंकि ये आईनी तकाजा है। तो वो 2 सूबों में जो असेंबलियां टूटी थी तो वही तो सब कह रहे थे कि अब आपने 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन सूबों की असेंबलियां वक्त से पहले टूट गई हैं और आइन में इसकी गुंजाइश है कि आप वक्त से पहले असेंबली तोड़ सकते हैं, चाहे साल पहले तोड़ें चाहे 1 दिन पहले तोड़ें। लेकिन वहां पे आइन को तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरी बात ये है कि अब ये क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो? उसमें एक ये हो सकता है कि देखिए अभी जो IMF से डील वगैरह हुई है, ख्वाहिश ये हो सकती है कि थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो जाए इकोनॉमिकली, इसलिए कि 1 साल के अंदर हमने देखा महंगाई बढ़ी, बहुत सारे मसाइल हुए, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर सपोर्ट के बावजूद 13-14 जमातें, एक पेज, एक लाइन, एक लफ्ज, एक नुक्ता। लेकिन हालत ये है कि आज हम इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ। तो उससे आप इनकी अहलियत का अंदाजा लगा लें। तो ये कोशिश ये चाह रहे हैं कि हो सकती है ये कोशिश के निगरान सेटअप 2 महीने के बजाय 3 महीने रहे, ताकि वो जो लोगों के जहनों में इस वक्त तल्ख यादें और हकीकतें हैं 1 साल की, वो थोड़ी सी फेड आउट हो जाए। लेकिन वो इतनी जल्दी तो होंगी नहीं। अगर हालात कोई बेहतर हुए तो उसका फायदा हो सकता है। दूसरा, मियां साहब की वापसी जो है, नवाज शरीफ साहब की वापसी से भी नून लीग को फायदा होगा। नवाज शरीफ साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, उनका जो वोटर सपोर्टर है वो उनको पसंद करता है। अगर वो आते हैं और वो जलसे जुलूस करते हैं तो उसका फायदा भी उनको होगा। तो ये 2 चीजें हो सकती हैं जहन में, जिसकी वजह से इंतखाबात को 90 रोज तक किया जा सकता है। उससे आगे ले जाया जा सकता है या नहीं, ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन माजी में भी ये कर चुके हैं, माजी करीब में, तो आगे भी हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर के इंतखाबात का होना तय पा गया है कि नवंबर में होंगे, तो इसका मतलब है कि ये मामला दुबई में डिस्कस हो गए, और अगर तय होंगे नवंबर में, तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी भी तय पा चुकी है, यानी वो आ रहे हैं फाइनली वापस। अगस्त में कुछ लोग डेट दे रहे हैं 14 अगस्त के आसपास। अतर काज़मी साहब, देखिए उनकी पार्टी के 2-3 लोगों से मेरी बात हुई और वो यही कह रहे हैं कि मियां साहब की ख्वाहिश भी है और हमारी जमात की जरूरत भी है कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबात से पहले आए। इसमें एक ही हर्डल है और वो कानूनी मसाइल हैं। उसकी वजह से अब शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान के वजीर कानून को अपना वजीर रख लिया है, सॉरी अपना वकील रख लिया है। तो मेरे ख्याल में उसमें भी वो कोई बेहतरी निकालेंगे। एक और लूंगी यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमीर इलियास राना साहब, आप कानूनी हर्डल्स क्या हैं? एक के बाद एक सारी तो दूर कर दी हैं, और वज़ीर कानून की सरबराही में जो कमेटी बनाई है, तो वज़ीर कानून का भी नज़ीर तारर साहब का कहना है कि जी सारे रुकावटें जो है वो दूर हो गई हैं मियाँ साहब की वापसी पर, या नहीं हुई आप अभी भी? देखें, 2 चीज़ें काज़मी साहब ने कही, एक से इत्तफाक करता हूँ नवाज शरीफ की आमद से, और दूसरी जो है ना निगरान हुकूमत से फायदा लेना, वो बिल्कुल मैं उससे इत्तफाक ही नहीं करता। अच्छा। वो सियासी बात है ही नहीं, इस सेंस में नहीं है कि निगरान हुकूमत अच्छा करेगी या बुरा करेगी, उसको PMLN या पीपल्स पार्टी कोई फायदा नहीं ले सकते। वो उनके हाथ में, चाहे उनके लगाए हुए वजीर आजम हो, वजीर हो,
वो उसका वैल्यू नहीं रखती। असल वैल्यू है 16 सितंबर की डेट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट का है, जिसपे PMLN का क्लियर कट है कि ये वो वाहिद शख्सियत अब रह गए हैं जो पनामा से अकामा निकलवाने में थे और जिन्होंने पूरी सहूलतकारी की, जिसके ऊपर वो पार्लियामेंट में बबांगे दौल बोलते रहे। इनके वज़रा जहन में रख लें, 90 दिन की कहानी निगरान हुकूमत के लिए नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट से है। उसी के साथ नवाज शरीफ की वापसी है जो मेरे हिसाब किताब में 10 जुलाई को फाइनल तकरीबन हो जाएगी। ये जद्दा यानी से इसका मतलब 16 सितंबर के बाद ही होगी जो होगी। जी, वो चाहते हैं कि कैंपेन भी शुरू ना हो जब तक चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, कि जो मुसलसल बैठ के वेलकम भी करते हैं एक मुलजिम को, और सहूलतकारी का इल्जाम पार्लियामेंट के अंदर इनके MNAs ने अदलिया के ऊपर लगाया है और बड़ा खुल खिला के सारी बातें की हैं और बताया है कि ये बात ठीक नहीं हो रही और वो नहीं चाहते कि उस तरह की सहूलतकारी में नवाज शरीफ के खिलाफ। और नवाज शरीफ ने क्या करना है, लीगल पॉइंट 2 हैं, आप ये बात समझें। नवाज शरीफ ने एक एप्लीकेशन देनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मुझे राहदारी जमानत चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उनके केस क्लोज किए थे तो ये बात कही थी कि हम ये केस रोक रहे हैं और जब वो आएंगे मियां साहब, इस वक्त वो इश्तिहारी हो चुके हैं, हम उनका केस वहीं से शुरू करेंगे। और उनके 2 केस हैं, एक वो में मरियम नवाज बरी हो चुकी है, उसमें उनकी जमानत थी, वो उसमें चूंकि आए नहीं, मफरूर हुए, इश्तिहारी कहलाए। एक जज अरशद मलिक, जिसमें उनको सजा हुई अरशद मलिक को, और उन्होंने सच्चाई ये बताई कि जी मुझसे फैसले लिए गए जबरदस्ती, एक में मैंने बरी कर दिया और एक में मैंने सजा दे दी। उस जज को नौकरी से निकाल दिया, उस केस को ना रिमांड किया ना खत्म किया। तो वो आएंगे, वो कोई इतने बड़े केसेस अब नहीं रह गए कि आप ये कहें जिसमें मरियम नवाज को बरी कर दिया गया है, नवाज शरीफ को सजा ये दी गई थी कि इस सारी दौलत के पीछे नवाज शरीफ है। वो कहानी जो फलसफे में बयान की थी उस वक्त खोसा साहब ने, जिन्होंने एंड पे ये बात कही कि मुझे इस बिल्डिंग यानी ऐवान सदर का इशारा दिया गया था, फैसले देखें सबने अपने अपनी जगह पे बोल दिए हैं कि हम क्या काम क्यों करते रहे। उन्होंने पुलिस रात की मंजिलें लिखी बहिश्ती जेवर की तरह कि वीडियो का फॉरेंसिक किस तरह होगा अरशद मलिक का, यानी यूके जहां से अतर कादवी साहब तशरीफ लाए हैं उनकी तमाम जो रेटिंग एजेंसियां फॉरेंसिक के हवाले से वो उसको ठीक कहती हैं। मेहतर काज़मी से पूछ लूं कहां से तशरीफ लाए। ये फिक्रा ये थोड़ा बहुत चलना चाहिए ताकि मजाक और गपशप भी रहे ना प्रोग्राम की संजीदगी के अंदर। अतर कादवी साहब आए हैं ना या नहीं आए, मुझे बता दें, मैं गलत हूँगा। हो सकता है ये युगोस्लाविया बहुत यूज करते हो, वहां से आए हुए हो। कहां से आए हैं काज़मी साहब, आपको बताना पड़ेगा, अब आप पे लाजिम है। जी मैं मियां नवाज शरीफ साहब के देश से आया हूं, जिधर वो रह रहे हैं, जिधर उनके फ्लैट है और जिनकी आज तक मान लिया गया ना फॉरेंसिक को, आज तो फिर आप ये समझे माशाल्लाह मैं उधर से मेरा ताल्लुक ओपन एंड शट केस है। अच्छा चलिए आप बोल लीजिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं आपको बता ये रहा था कि नवाज शरीफ ने अब वापसी आनी है और ये जो महंगाई है, ये जो चूरन है, ये सारा लीडरों के साथ चलता है। चले ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है कि जो कुछ हो चुका हुआ है, जाहिर है कि शहबाज शरीफ ने तो नहीं इलेक्शन कैंपेन वो लीड नहीं कर सकते, वो करेंगे नवाज शरीफ। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ अपनी इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और जाहिर से मरियम नवाज साहिबा उसके साथ देंगी। मरियम नवाज साहिबा कहती थी इलेक्शन तब होंगे जब तराजू के पलड़े बराबर होंगे, इलेक्शन तब होंगे जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। यानी सबको नजर आ रहा था कि जो हालात 2018 में थे, यानी मियां साहब नायल थे या जेल में थे और कासिम के अब्बा को इलेक्शन लड़ने दिया गया था, तो अब इसका उलट हो। और दूसरी बात जरदारी साहब भी कहते हैं कि हम जब चाहेंगे तो इलेक्शन कराएंगे। तो फाइनली इन लोगों ने चाह लिया और अतर काज़मी साहब अब वो जो तराजू के दोनों पलड़े थे वो बराबर होने जा रहे हैं और जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद यही थी जो अब हो रहा है। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल उसी बरतानिया से मेरा ताल्लुक है जहां नवाज शरीफ साहब 4 साल से रहते हैं और जहां पे उनकी जायदादें हैं, जहां पे उनके बच्चों की जायदादें हैं, वो मुल्क पे वो हुक्मरानी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूं, वो इधर से आके पाकिस्तान की अवाम के फैसले करते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो मुल्क पे हुक्मरानी करें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे तो मेहनत मजदूरी करके मुल्क में कोई 4 पैसे भेजते हैं। इन लोगों के तो ऊपर जो इल्जामात हैं मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। दूसरी बात यह है कि जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड बुनियादी तौर पे यही है कि हम उसका सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी जमात को खत्म करो, उसकी जमात को एक तरह से इलेक्शन ना लड़ने दो, तो वो हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। बाकी अगर इनको पता होता कि ये सियासत में मुकाबला कर सकते तो 2 सूबों में आइन क्यों रोंदते, क्यों नहीं इंतखाबात करवाते। जब आइन में लिखा है, कहीं पे भी हुकूमत ने ये लीगल पोजीशन नहीं ली कि 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं हो सकते। ये बहाने बनाते रहे कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तो इसी वजह से बनाते रहे। इनको पता था कि हम इलेक्शंस हार जाएंगे।
और सिचुएशन अभी भी ऐसी है कि अगर ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ने दिया गया तहरीक इंसाफ को तो इनके लिए मसाइल होंगे। आज भुट्टो के वारिस और उसके साथ साथ ज़ियाउल हक के जानशीन वैसे नहीं एक दूसरे के करीब आ गए, वैसे नहीं। ये अकामा अकामा हम तो करते हैं, अकामा पे जो पीपल्स पार्टी वाले कहते थे तो कानून से धुआं निकल आता था, जो तफसीलात वो बताते थे। अच्छा, आज वो क्यों इकट्ठे हुए हैं? मामला ये है कि वो ये किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक हो रहा हो या किसी के अपने अमाल हो या वजूहात जो भी हो, क्या इस वक्त पाकिस्तानी सियासत से पीटीआई माइनस हो गई है? नहीं, सियासत से तो देखें मियां साहब को आप माइनस कर सकें। आप 4 साल से मियां साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह उन फ्लैट्स में बैठे हुए हैं जिनका कहते हैं ना हमसे ताल्लुक है ना। लेकिन उनकी जमात को कोई छोड़ के तो नहीं गया था ना अतर काज़मी साहब, सारे के सारे डटे रहे, साथ खड़े रहे, बड़े उनके ऊपर प्रेशर्स आए थे, एक भी नहीं निकाल सके, हटा सके जमात से। नहीं तो वो जनाब खुद ही नहीं खड़े रहे। जनाब एक दफा मुआहदा करके चले गए, जनाब 40 सूटकेस लेके चले गए, फिर भी जमात नहीं खत्म हुई। कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सियासत ऐसे नहीं किसी की खत्म होती। आप जमात के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलात उनके लिए डाल सकते हैं, उनको इलेक्शन ना लड़ने दें, लेकिन वोटर सपोर्टर तो आपका रहता है। वो तब खत्म होता है जो आपकी अपनी नाकिस कारकर्दगी होती है। जिस तरह पिछले दौर में इमरान खान की बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वो 5 साल पूरे करते तो हो सकता है कि वो अगला इलेक्शन कभी भी ना जीतते। वन लाइनर चाहिए आमिर इलियास साहब, वन लाइनर चाहिए। पीटीआई माइनस होगी पाकिस्तान की सियासत से सर, वन लाइनर, टाइम खत्म है। देखें जी, बात यह है कि इस दफा इमरान खान इलेक्शन में मुझे नजर नहीं आ रहे वो सूट के सर पे लेके भागे या खवातीन के अंदर छुप के भागे। वो सर पे बाल्टी रख के भागे। लीडर वो होता है जो फ्रंट से लड़ाई लड़ता है, और नवाज शरीफ ने वो हमेशा लड़ी है। वो बुजदिल नहीं हुए, इसीलिए दोबारा आ रहे हैं। ये इलेक्शन में रहे 4 साल बाद इसीलिए आ रहे हैं के लिए बाहर निकले हैं। ये हमेशा दीवारों में छुपते हैं, कभी बनने गाला में डंड चले। बहुत शुक्रिया। क्या इन्होंने कभी फ्रंट से लीड किया? इन्होंने लोगों के बच्चों को फंसाया, खुद कभी। चले, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब। आई विश कि मैं मजीद गुफ्तगू आप लोगों से की कमी है। अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अलमिया बहरहाल यही है कि पाकिस्तान की अवाम की किस्मत के फैसले होने हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होने। पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान को ना किस्मतों के लिए, फैसलों के लिए इसको मुनासिब जगह समझते हैं, ना रहने के लिए मुनासिब जगह समझते हैं, ना अपने इलाज मुआवजे के लिए मुनासिब जगह समझते हैं। अगर वो पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं है तो सिर्फ इस मुल्क में हुक्मरानी के लिए। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।